मैं कल से यहाँ पे फंसा हूँ, तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे के तकरीबन मैं मरी से अयूबिया से निकला हूँ यहाँ तक, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ। इंतजामिया की इतनी नाइली है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये मामला हुआ कि भाई लोगों की जानें चली गई, यहाँ 30+ के लोग यहाँ मर गए हैं। इंतजामिया कहाँ है? यहाँ 25,000 टोटल गाड़ी की एक कैपेसिटी है कि जो मरी की एंटर होती है, तो आपने 1 लाख गाड़ी एंटर कर दी, वो बेचारी कहाँ जाएगी? ऐसी मरेगी ना रोड पे आके। और फिर ये मामला कि आज सुबह जो है वो इंतजामिया आके जो पापड़ के वो जूस के डब्बे हमें दे रहे हैं कि भाई आप ये खाएं, ये रात को कहाँ थे भाई, जब यहाँ लोग भूख से मर रहे थे, लोग सर्दी से मर गए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, मरी सानिया पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने सानिया मरी की मुजरिमाना गफलत करार दिया और सानिया मरी पे हुकूमत को कौमी असेंबली में इस हवाले से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। मरी में बर्फबारी हुई या मौत हुई, 23 अफराद रात भर गाड़ियों में बैठे बैठे ही लुकमा अजल बन गए। किसी ने घर वालों को मैसेज किया, किसी ने मुकामी होटल वालों की मिन्नत समाजत की, तो किसी ने मुकामी इंतजामिया को पुकारा, मगर कहीं पे 22 घंटे और कहीं पे 36 घंटे बाद ही इंतजामिया पहुंची, मगर जब पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर अवाम ने ऐसे वक्त में हुकूमत, मुकामी इंतजामिया, कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे जो NDMA से जाना जाता है, उस समेत ऐसे तमाम होटल मालकान को कड़ी तंकीद का निशाना बनाया जिन्होंने सूरत हाल का इस्तेसाल किया और एक रात के लिए फी कमरा 20 से 70,000 रुपए किराया भी लिया। जंजीरों और दीगर आलात रखने वाले लालची लोगों ने बर्फ में फंसी कारों को धक्का लगाने के लिए भी 5 से 20,000 रुपए वसूल किए। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया ने जुम्मे तक कोई पेशगी इक़दामात नहीं किए थे। हुकूमती वज़ीर बराए इत्तलात नशरियात फवाद चौधरी ने इस पर भी ट्वीट करके क्रेडिट लेने की कोशिश की कि लाखों गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई हैं, तो ये पाकिस्तान में बड़ी माशी खुशहाली की अलामत है। इस ट्वीट पर आज नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ ने फवाद चौधरी पर तनकीद की। जनाब स्पीकर, एक ऑनरेबल मिनिस्टर कहते हैं कि वाह वाह क्या शानदार इकोनॉमी चल रही है, हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, मरी एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं और इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त चल रही है। और देखिए वहां पर होटलों में जगह नहीं मिल रही, महंगे खाने, महंगे होटल। ये एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बाकायदा ये बयान जारी किया और फिर जब ये हादसा हुआ तो वो कहते जनाब स्पीकर नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। इंतजामिया के लिए बहुत बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। बर वक्त बर्फ उठाने वाली मशीनों को मुतहर्रिक क्यों नहीं किया गया और मदद के लिए अपील करते हुए लोगों को रेस्क्यू उस वक्त क्यों नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरी में 2018 से लेकर अब तक मुतअद्दिद सरकारी अफसरान के तबादले देखने में आए और कहा जाता है कि बद इंतजामी की शायद ये एक बहुत बड़ी वजह थी। इस हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज टीवी के नुमाइंदे जो मरी से ताल्लुक रखते हैं हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज के अंदर। अब्दुल हमीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइए कि वहां पे जो बर्फ उठाने वाली मशीनें थीं वो कहाँ गईं? वो बताया जा रहा है हमें कि कुछ खराब थीं, मगर 22 से 36 घंटे लोग बैठे रहे अपनी गाड़ी में, वहां पे वो मशीनें नहीं भेजी गईं कि जी बर्फ उठाई जाए और रास्ता क्लियर किया जाए? जी देखिए, जब ये स्टॉर्म शुरू हुआ है तो उसमें गाड़ियां 2-2, 3-3 फुट तक, कहीं इससे भी ज्यादा बर्फ पड़ी, उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। अगर गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं तो वो जो बर्फ हटाने वाली मशीन है, जाहिर है उसमें भी उसी सड़क पे ही ट्रेवल करके जाना है, तो वो मूवमेंट हर जगह पे उस तरीके से मुमकिन नहीं रही थी बिकॉज ऑफ जो ब्लिज़र्ड एक आया था और वो टाइमली उस जगह हर पॉइंट को हम उस तरीके से कोशिश कर रहे थे क्लियर करने की, तो मूवमेंट जो थी हमारे रिलीफ वर्कर्स की भी, हमारी मशीनरी की भी रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। अच्छा, अब्दुल हमीद साहब, आपने बात सुनी डिप्टी कमिश्नर साहब की, उन्होंने कहा कि जो हमारी मशीनों की मूवमेंट थी वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई चूंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई।
मामूल की बर्फबारी थी। अगर आप उस तरीके से देखें कि पिछले साल भी इतनी हुई थी, तो पिछले साल तो ये वाकयात शुक्र है अल्लाह के नहीं हुए, इस बार क्यों इतना बड़ा हादसा हो गया? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह आपने भी बताया कि ये कोई गैर मामूली बर्फबारी नहीं थी, मामूल के मुताबिक थी बर्फबारी, और महकमा मौसमियात ने भी पहले पेशेनगोई की थी और सारे इदारों को हाई अलर्ट भी जारी किया गया था। ये हुआ इस तरह है कि जुमे के शाम जब 4 बजे के करीब बर्फबारी शुरू हुई है, और ये जो वाकया यहाँ जो पेश आया ये यूबिया की तरफ से वापस लोग आ रहे थे मरी की तरफ। तो ये कुलडन्ना और जो बाड़ियां का एरिया है ये तकरीबन 8 किलोमीटर का एरिया बनता है। तो ये तकरीबन 5 किलोमीटर का जो एरिया है ये टोटल जंगल पे मुहित था, और ये जंगल में जब पहली गाड़ी बर्फबारी की वजह से स्टॉप हुई तो उसके पीछे कतारें लगनी शुरू हो गई। दूसरी तरफ हमने लम्हा बलम्हा वहां से एक पल रिपोर्ट भी किया, लोगों से पूछा, तो बात यह है कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो मिस मैनेजमेंट जरूर थी, क्योंकि इससे पहले जब स्नोफॉल हुआ करती थी तो पहले जो खुसूसन महकमा हाईवे है, महकमा हाईवे के जितनी भी मशीनरी है मुख्तलिफ मकामात पे खड़ी की जाती थी। मसलन एक पॉइंट सिनी बैंक में बनता था, एक कुलडन्ने में बनता था, एक जीका गली में। इस बार नहीं थी? तो इस बार नहीं थी। अच्छा ठीक है, डिप्टी कमिश्नर साहब आपने उनकी बात सुन ली, हमारे नुमाइंदे की। वो कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ मुकामात पर ये मशीनरी खड़ी हुई जाती थी, अब उन्होंने देखा कि ये मशीनरी खड़ी नहीं हुई थी। और एक और बुनियादी सवाल, जो मरी हिल स्टेशन है वहां पे गुंजाइश सिर्फ 4000 गाड़ियों की है, मगर आपने जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट इस वक्त चीफ मिनिस्टर को सबमिट की है उसके अंदर आपने 1,62,000 गाड़ियों को दाखिल होने दिया। ये मुजरिमाना गफलत नहीं? देखिए 1,62,000 का जो फिगर कोट कर रही हैं ये एक हफ्ते के दौरान का फिगर है। एक दिन में 1,62,000 गाड़ी मुमकिन नहीं है कि मरीज दाखिल हो। तो फिर एक दिन में कितनी गाड़ियां आपने दाखिल होने दी? जी ऑन एवरेज अगर आप इसको देखें तो तकरीबन 30,000 के करीब गाड़ियां बनती हैं, और चूंकि स्नो थी अब लोगों को स्नो के लिए हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि रूटीन में यहाँ पर लोग स्नो देखने के लिए आते हैं। तो अगर हमारे पास 3-3,500 की पार्किंग की स्पेस है तो हम सिर्फ उतने लोगों को आने दें, फिर जाहिर है ये एक टूरिज्म के हवाले से भी जो लोग यहाँ देखने के लिए आना चाहते हैं। मगर जो सवाल उठता है वो ये है कि देखिए जहां पे अमेरिका में भी अगर स्टॉर्म वार्निंग हो, बर्फ की वार्निंग दी जाती है बाकायदा तौर पे, हुकाम जो है देते हैं, लोगों को कहते हैं आप अपने घरों के अंदर रहें, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम रोड्स को, सड़कों को खुला रख सकें। तो जब मेट डिपार्टमेंट ने एक वार्निंग दी थी और आपको एक सर्कुलर भी दिया गया था सारी हुकूमती इदारों को, तो आपने क्यों नहीं उस सर्कुलर के ऊपर अमल दरामद किया? देखिए हम तो 26 दिसंबर से मुसलसल जो है ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे थे, पुलिस से महकमे की तरफ से भी एडवाइजरी इशू की जा रही थी। और जब ये मैं जिसको स्नो स्टॉर्म कह रहा हूँ या ब्लिज़र्ड कह रहा हूँ, ये जैसा कि अभी आपके नुमाइंदे भी बता रहे हैं कि जुमे वाले दिन 4 बजे ये बर्फबारी स्टार्ट हुई, हमने 6 बजे एंट्री बैन कर दी। तो अगर हम उस वक्त टाइमली रिस्पॉन्ड ना करते और ये हम इसको दिक्कत पड़त में रहते तो ये इसमें मैं आपको बताया तकरीबन 55,000 के करीब ऐसी गाड़ियां थी जो अगले 24 घंटे के अंदर दाखिल हो सकती थी। हमने उनका दाखिला पर वक्त आप क्यों नहीं पहुंच सके? ये लोग 22 घंटे 36 घंटे गाड़ियों में कैसे बैठे रहे? देखिए मैं और सीपीओ रावलपिंडी दोनों उसी शाम यहाँ मरी पहुंच गए थे, हम लोग खुद मॉनिटर करते रहे। सवाल ये है कि उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा ना डीसी साहब? जी देखिए 40,000 लोगों को हमने सेफली रेस्क्यू किया, जो लोग मरी में मौजूद थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये जो हमारी एक्सप्रेस वे है, ओल्ड मरी रोड है, 16 दरख्त गिरने के बाद एक दरख्त को क्लियर करने पे कई घंटे लगती हैं, और स्नो के दौरान हमने वो सारे दरख्त एक ही रात में क्लियर करवाए। 30 पोल्स थे जो कि गिरे, ठीक है, उन पोल्स को हटाना ये एक रात में आप भी इस चीज का अंदाजा लगा सकती हैं। तो इंतजामी तौर पर जो हमारे पास रिसोर्सेज थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पूरी कोशिश की कि जिस हद तक हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। रिसोर्सेज कम थे आपके पास इतने बड़े साने से निपटने के लिए? जी ये एक अनयूजुअल यहाँ पर स्नोफॉल थी, और यहाँ जो हिस्ट्री यहाँ लोग बताते हैं तो ये डेकेड्स के बाद इस किस्म का एक स्नो का स्टॉर्म देखने में आया। हर साल बर्फबारी होती है, मगर ये कि 16 दरख्त एक रात में कभी नहीं गिरे, 30 पोल नहीं गिरे, इलेक्ट्रिसिटी की आउटेज इस तरीके से नहीं हुई। ऑलराइट, अब बिजली की क्या सूरत हाल है, पानी की क्या सूरत हाल है?
ابھی بھی 70% جو ہمارے علاقے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ابھی تک پوری طرح بجلی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکی، جبکہ جب بجلی بند ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے برف باری کے بعد رات کو جب موسم صاف ہوتا ہے تو پانی بھی جمنا شروع ہو جاتا ہے، تو پانی کی بھی اس وقت پرابلم ہے، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، نہ گیس بجلی ہے؟ ہے، گیس بھی بعض مقامات پہ جو ہے وہ گیس کی کمی کے بھی شکایات وصول ہو رہی ہیں جی۔ اور جو آپ نے انہوں نے جو بات کی ڈی سی صاحب نے، آپ نے ان کی بات سنی، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جب یہ اچانک برف باری شروع ہوئی ہے، خصوصی طور پہ اس روڈ کی جو بات کر رہے ہیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس روڈ پہ یہ ہوا ہے کہ 4 بجے کے بعد آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی رپورٹنگ وہاں موقع سے کی ہے، لوگوں سے بھی پوچھا ہے، 4 بجے کے بعد اس روڈ پہ کسی قسم کی کوئی مشینری انٹر ہی نہیں ہوئی، اور کلڈنے سے اس روڈ کو پھر میں آپ کو یہ منیزہ ایک بات بتانا چاہوں گا، ڈی سی صاحب بھی اس کو نوٹ کر لیں، ہمارا جتنی بھی ضلع انتظامیہ ہو یا مری کی انتظامیہ ہو، تو لو ٹوپا سے لے کر کشمیر پوائنٹ تک جو وی آئی پی علاقہ کہلاتا ہے، یہ مری کو صرف اسی علاقے کو مری سمجھا جاتا ہے، اور اسی پر سارا کنٹرول ان کا اسی پر ہوتا ہے، جو مضافات کے علاقے ہوتے ہیں ان پہ کبھی بھی دھیان نہیں جاتا ان کا، اور کبھی بھی وہاں پہ جو ہے وہ اس موقع پہ ایسا کام نہیں شروع کیا جاتا۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ رد و بدل ہوتا رہا ہے مقامی انتظامیہ کے اندر، تو بہت تیزی سے رد و بدل ہوتا رہا ہے جس کی وجہ سے شاید غفلت ہوئی۔ جی بالکل، جس طریقے سے ابھی یہ موجودہ اسسٹنٹ کمشنر مری عمر مقبول، ان کو 2 مہینے ہوئے، انہوں نے چارج سنبھالا ہے، لیکن میں ایک بات یہ کہوں گا کہ حالانکہ نوجوان آدمی ہیں، ان کی ایفرٹ ہم نے دیکھی ہیں، وہ رات گئے تک وہاں پہ موقع پہ موجود رہے ہیں، لیکن جو پنجاب جو یہ ہائی وے کی مشینری ہے، وہاں جو ایس ڈی او تعینات ہیں وہ گزشتہ 1 سال سے وہاں پہ تعینات ہیں، لیکن ان کی مشینری کل بھی میں نے آپ کو رپورٹ کی ہے، آج بھی فوٹیج میں نے بھیجی ہیں، وہاں آدھی سے زیادہ مشینری آج بھی جو ہے وہ ہائی وے کے دفتر کے سامنے خراب کھڑی ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، جو یہ بات کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عبدالحمید صاحب، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی مشینری آدھی خراب پڑی ہوئی ہے، پہلے بھی تو آپ مختلف مقامی لوگ ادھر مشینری بلاتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ پولز گرے ہوئے تھے، وہاں پہ پہنچنا مشکل تھا، تو پہلے سے ہونا چاہیے تھا، اور جو خراب پڑی ہے کیوں خراب پڑی ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس دوران برف ہوتی ہے، بھاری برف ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس کی تو فرسٹ میٹنگ ہم نے 8 نومبر کو پریپریٹری میٹنگ ایز پر SOPs ہم کرتے ہیں، اور اس میں ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز تھی تو جو ہمارے متعلقہ ایکسین ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے ایریے میں لاتے، انہوں نے ایسی کوئی چیز ہمیں انفارم نہیں کی۔ باقی عبدالحمید صاحب نے جو بات کی کلڈنا سے لے کے باڑیاں تک، جس روڈ پہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو پیش آیا، اس حوالے سے میرے 2 آفیسرز، اسسٹنٹ کمشنر اور ہمارے DSP ٹریفک، چونکہ وہاں ایکسس کا ایشو تھا، ساری رات اس سڑک پہ چکر لگا کے 1 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک وہاں رہے، انہوں نے ایک گاڑی کو ناک کیا، وہاں چونکہ گاڑیاں بہت زیادہ تعداد، 23 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، بڑا افسوس، بڑی افسوس کی بات ہے۔ مگر اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسی روڈ پہ اگلے دن ہم نے 60 فیملیز کو وہاں سے گاڑیوں میں سے ایویکویٹ کرایا، تو لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس حوالے سے اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اسی روڈ پہ، اسی جگہ پہ اگر ہم نیکسٹ ڈے ان کو رات کو جا کے 1-1:30 بجے کے قریب ہم نے ان کو گاڑیوں سے قریب جو گھر تھے یا ایک دو وہاں پر جگہ تھی وہاں ہم نے شفٹ کیا، اگر ہم نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حرکت میں نہ آتے تو اس سے بھی بڑا سانیہ ہو سکتا تھا۔ بہت بہت شکریہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی محمد علی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عبدالحمید صاحب۔ تو ناظرین، اس حوالے سے جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوکل انتظامیہ حرکت میں نہ آتی تو اس سے بھی بڑا سانیہ ہو سکتا تھا، مگر افسوس کی بات ہے کہ 23 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ جو ہماری جان ہے اس کا جو ایک طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے۔ ریاست کو یہ کہہ دینا کہ ہم حرکت میں آئے، اگر حرکت میں نہ ہوتے تو اس سے بھی بڑا سانیہ ہو جاتا، تو یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ ناظرین، ادھر ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ایک سیاسی افیکٹ ہوا ہے، سیاسی ری ایکشن ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے قومی اسمبلی میں آج، وہ اس پہ ہم نظر ڈالیں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سانحہ مری کے بعد وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مری کو الگ ضلع بنانے کا اعلان کیا ہے اور جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو 1,76,00,000 روپے کی امداد دینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ قومی اسمبلی میں نہ صرف قائد حزب اختلاف شہباز شریف بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے بھی سانحہ مری پر برہمی کا اظہار کیا۔
जब वजीर आजम के घर से 2 घंटा बाहर इतना बड़ा हादसा होता है तो वजीर आजम खुद अपना जो सोशल मीडिया मैसेज है उसमें लिखता है कि उनको वेदर का पता करना चाहिए था, या बिकॉज दे डिडंट चेक द वेदर, उनको इस मुश्किल का नहीं पता था। ये मेरा ख्याल में पूरा ऑपोजिशन का मुतालबा होगा कि इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए ताकि जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब नाज़रीन, ऑपोजिशन तो एक तरफ हुकूमत के इत्तेहादी भी सानिया मरी पर तंकीद करते पाए और MQM की रुकन कौमी असम्बली किश्वर ज़ेरा ने इस हवाले से करारदाद भी जमा करवाई, जिसके बाद सानिया मरी को ईवान में ज़ेर बहस लाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी मरी में गफलत बरतने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए जाँ बहक होने वाले के लवाकिन के साथ इजहार अफसोस किया और मकामी इंतजामिया की कोताही को जिम्मेदार करार दिया। इस वक्त हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के लाल चंद मली, जो कौमी असम्बली की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। नून लीग के राना मकबूल अहमद साहब उनके साथ तशरीफ रखते हैं, सेनेट की कमेटी बराए कैंट सेक्रेटेरिएट के चेयरपर्सन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करें सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर, जो सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं, और हमें ज्वाइन किया है उसामा कादरी ने, जो MQM को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले उसामा कादरी साहब, आपसे सवाल इसलिए चूंकि आज आपकी पार्टी ने मोशन मूव किया है मरी सानिया के ऊपर, ये तो काम ज्यादातर ऑपोजिशन का होता है, क्या आपने क्यों जरूरी समझा कि इसके ऊपर आप मोशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ मूव करें? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये हमने अपना ये मोशन जो है वो इस हवाले से किया कि एक बहुत बड़ा सानिया था, कि ये ऐसा एक सानिया था कि जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों की निगाहें जो है, जो मरी एक हमारा सियाहती मकाम है, उस हवाले से था। और एक दिन पहले वफाकी हुकूमत के एक वजीर का बयान आया कि जी वहां पर जो है 1 लाख गाड़ियां पहुंच गई हैं और इस तरह से हम इसको अपने टूरिज्म को जो है प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वहां पर जो है वो, अगर हम पाकिस्तान जैसे मुल्क को, अगर हम जो है उसकी कंडीशन को ना समझ सके और उसके लिए वो इंतजामात ना कर सके, तो मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है। ये पाकिस्तान एक ऐसा जो है वो नहीं सर, उसामा साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है उनकी गफलत की वजह से, उनकी नास समझ सके वो सिचुएशन को, इस वजह से हालात इधर तक पहुंचे, 23 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए। देखिए, ये बात तो सबको माननी पड़ेगी कि मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी भी अच्छाई की और किसी भी बुराई की 100% जिम्मेदार होती है। तो ये इसमें तो दो राय है ही नहीं। लेकिन मैं उसके साथ साथ एक चीज ये कहूंगा कि अगर ये सब चीजें होना थी और ये सब चीजें चल रही थी और आपने वहां पर इंतजामात क्या किए, आज जो है असेंबली में सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे को लान तान कर रहे थे और आइंदा आने वाले मुस्तकबिल की बातें कर रहे थे जी, तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। वहां पर जो है उस सानिया में 23 लोगों की जाने गई हैं। ठीक है, 23 लोगों ने कुर्बानी दी है। और वो अगर सिर्फ ये कहा जाए कि एक बर्फबारी के तूफान की वजह से, तो ऐसा नहीं है। गफलत सूबाई हुकूमत की भी है, गफलत वफाकी हुकूमत की भी है, और वहां की इंतजामिया उसका जो किरदार होना चाहिए था उसने उसमें कितना फाल किरदार अदा किया। इस इस्लामाबाद से मरी जो है वो डेढ़ घंटे की। उसामा साहब, आई गेट योर पॉइंट। मुस्तफा नवाज साहब, सेनेटर साहब, आपने भी उसामा साहब की बात सुनी। अब ये जो मोशन है ये ऑपोजिशन ने मूव नहीं किया है, ये इत्तेहादियों ने मूव किया है। आप सियासत को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं कि अगर इत्तेहादी भी एक मोशन मूव करते हैं, एक सानिया होता है और वो कहते हैं कि गफलत सूबाई हुकूमत की भी है, वफाकी हुकूमत की भी है? देखिए, जाहिर बात है जून जो इलेक्शंस करीब आते जाएंगे, तमाम सियासी जमातें अपने आप को पोजीशन करती जाएंगी। और अब अगले साल बार तौर इलेक्शंस अगर वक्त पे मुकर्ररा वक्त पे हुए तो होने तो है, टाइम बहुत कम रह गया है। और जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उन सब की यही ख्वाहिश होगी कि वो अवाम की नजरों में
PTI से दूर जाती नजर आए। उनके साथ जो उनका एक ताल्लुक है, जो 3.5-4 साल जो हुकूमत में वो रहे, उसमें अब उनका बैगेज उठाने के लिए लगता ही है कि PTI का कोई तैयार नहीं है। अभी मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन जमातों की रिजर्वेशन तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके अपने हलीफ जमातों की भी हुकूमत की रिजर्वेशन है। जो साहब अभी प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनके कॉलीग हैं, मैं उनके साथ किसी एक टीवी प्रोग्राम में था और बड़े शदुमत से उन्होंने MQM की तरफ से अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। फिर इसी अगर साने मरी पे आप देख लें तो चौधरी मुनिस इलाही साहब जो कि इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक है, उन्होंने भी बड़े एक सख्त ट्वीट की और उन्होंने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि क्या ये मरी में पहली दफा बर्फ पड़ी है कि जो इस तरह के वहां पर सानिया हो गया। उन्होंने भी जो हुकूमत की गफलत थी, जिस हुकूमत का वो हिस्सा है, उसको उजागर किया। तो अल्टीमेटली तो यही लगता है कि जो इनके हलीफ है वो इनसे अब दूर जाना शुरू हो चुके हैं, वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं और पब्लिक में मेरा नहीं ख्याल कि वो PTI का बैगेज उठाकर उसके साथ हो जाएंगे। लालचंद मली साहब, जिस तरह के आपने MQM की भी बात सुनी, MQM के जो रहनुमा हैं आए हुए हैं हमारी शो के ऊपर, MNA हैं, जो वो कह रहे हैं कि जी सूबाई हुकूमत की भी गफलत थी, फेडरल गवर्नमेंट की भी गफलत थी। अब ब्रेक से पहले हमने मुकामी हुकूमत से भी बात की, उन्होंने कहा और ये बात वाज़ेह हो गई कि जो बर्फ उठाने वाली मशीनें थी वो हरकत में नहीं आ सकी। तो हम क्या समझें? और दूसरी तरफ से आपने मुकामी हुकूमतों की ये जो है इतना रद्दोबदल किया है। असिस्टेंट कमिश्नर आपने एक रिपोर्ट के मुताबिक voicepk.net की 2018 से लेके अब तक आपने 5 से 6 असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो बदले हैं। जब इतनी तेजी से रद्दोबदल होता है तो किसी को वहां के हालात से अच्छी तरीके से वो वाकिफ नहीं हो सकते। जी शुक्रिया अमर जी। सबसे पहले तो मैं जो इस वाक़े में इस आने में शहीद हुए हैं उनसे इज़हार ताज़ियत भी करता हूँ, इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा सानिया हुआ है, उसमें लोगों की हलाकत हुई है, मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, घूमने गए थे, नहीं होना चाहिए था। अब सवाल ये है, सानियात होते हैं। आज आप पढ़ेंगे तो अखबारात में तो न्यूयॉर्क में भी एक आग लगी, उसमें 20 लोग हलाक हो गए, 10 उसमें बच्चे थे। लेकिन जब एक सानिया हो जाए तो उसमें 2 चीजें देखी जाती है। अब ये देख रही है ये मौजूदा हुकूमत कि इस साने को रोका जा सकता था, ये हलाकतें रोकी जा सकती थी या नहीं। इस वजह से एक कमेटी बना दी गई है जो 1 हफ्ते में इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके सबमिट करेगी और उसकी रोशनी में जुडिशल कमीशन बनाए। उसकी रोशनी में देखिए, ये तो उनकी डिमांड है, अंडर डिस्कशन है कौमी असेंबली में, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो कोई भी चीज हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। उसमें देखें ना, ये इतना बड़ा सानिया है, इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ से लेके और मॉडल टाउन तक चले जाए ना, ये इसमें हमदर्दी का एक पहलू है, हमें उन खानदानों से हमदर्दी करना चाहिए। और हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है, उसकी रोशनी में आप देखेंगी, आपको एक्शन नजर आएगा। ये उसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर एक सानिया हो गया तो हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या था। इस सानिया होने के बाद फौरन आपने देखा कि इसमें जो कैलकुलेटेड है 1,65,000 गाड़ियां 2 से 3 दिन में मरी की तरफ गई, यानी कि 4 से 5 लाख लोग एक अंदाजे के मुताबिक। वो कह रहे थे, मेरी जो बात उनसे मुकामी लोगों से हुई और मुकामी हुकूमत से हुई तो उन्होंने कहा 30,000 गाड़ियां जो थी उस दिन गई थी, जबकि कैपेसिटी 4,000 गाड़ियों की थी। मगर वो सब तो मरी नहीं जा रहे थे ना, कुछ मुजफ्फराबाद भी जा रहे थे, कोई और जगह भी जा रहे थे। नहीं, वो उनकी जो टोल प्लाजाज की जो रिपोर्ट्स हैं जहाँ से पर्चियां कटती हैं, वो मैंने कहा 30 से 4 दिन में, उस दिन में ये डीसी साहब ने, रावलपिंडी ने हमें जो ये मूवमेंट उस तरफ हुई, वो उस दिन की मूवमेंट होगी 30,000, क्योंकि वहां पे नहीं थी कैपेसिटी। लेकिन जो इंक्वायरी होगी उसकी रोशनी में देखा जाएगा और जो जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ इकदाम होंगे। और फ्यूचर में इन इकदाम को रोकने के लिए भी इस हुकूमत ने कुछ अहम फैसले किए हैं। आपको पता है कि मरी को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जा रहा है, मरी को पार्किंग प्लाजा बनाने। देखे ना, ये 2-3 साल में ये सारा मसला नहीं हुआ। ये यकीनी ये तो इल्जाम हम पे आ सकता है, ये हम पे इल्जाम आ सकता है कि मुकामी लोगों को नहीं मालूम होता कि जी क्या। देखिए ना, अगर बाहर से अगर आप लोग लाते हैं, जो हमारी मुकामी लोगों से बात हुई है, जब बाहर से आप लोग लाते हैं और उनको नहीं मालूम होता कि इस सड़क के ऊपर कितनी बर्फबारी होगी, जो वहां के लोग होते हैं उनको मालूम होता है। वो कहते हैं कि इतनी जल्दी ये रद्दोबदल करते हैं। बता रहे, जिस तरह मैंने आपको बताया, असिस्टेंट कमिश्नर 6 से 5 हो गए। फिर उन्होंने और भी बताया कि जी उसके अलावा भी आप लोग तेजी से जो है बदलते रहे हैं, जो बाकी इंतजामिया है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जी वो अपने पांव जमा ही नहीं पाती और फिर से
जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इतने क्विक ट्रांसफर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन उनकी कोई ना कोई वजूहत होती है जिसकी बिना पे होते हैं. आई डोंट हैव द फिगर्स एंड रीजंस बिहाइंड. लेकिन ये स्पेशल ये जो इंसिडेंट हुआ, मैं कहता हूँ ये रेन फॉल नहीं था, रेन स्टॉर्म था, जिसकी वजह से पोल्स गिरे, दरख्त गिरे, मशीनरी मूव नहीं हो सके. वार्निंग भी दी थी. और वहाँ पे जो देखे ना, ये सिर्फ एक मौजूदा हुकूमत पे यकीनी तौर पे, वो जैसे ओसामा भाई ने कहा कि हुकूमत जिम्मेदार होती है यकीनी तौर पे, लेकिन ये एक कॉन्सिक्यूटिव उसका एक सीक्वेंस है. बट अब होगा क्या इस क्वेश्चन, सेनेटर राना मकबूल साहब, इन्होंने जो कमेटी बनाई है, क्या आप इसको कबूल करेंगे? क्या ऑपोजिशन इसको कबूल करेगी? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जी हमने तो कमेटी बना दी, आप कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन बनाए. देखें जी, पहले मैं आपसे इजाजत लेके, यू हैव रियली राइट इन द बिगनिंग प्रेस द रॉ नर्व. आपने कहा कि जल्दी जल्दी ये जो म्यूजिकल चेयर्स हैं, ये जो फिलोसफी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज अ फंडामेंटल इशू. जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इंश्योर नहीं करती अपने एग्जीक्यूटिव्स का, वो प्रोडक्टिव एग्जीक्यूटिव नहीं रह सकती. इसीलिए इसको मैंडेटरी किया गया है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को. तो आप अगर आप कहती हैं कि 5 या 6 असिस्टेंट कमीशन ट्रांसफर हो गए, तो जब किसी का पाँव नहीं लगेगा, एवरीबॉडी इज केप्ट फ्लोटिंग, तो प्रोडक्टिव कैसे होगा? ये सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि वो असर्ट नहीं कर सकते. अब आपने बात की है कि उसका प्रोब और उसकी इंक्वायरी, वो अपोजिशन का लेजिटिमेट डिमांड है, क्योंकि वो जुडिशियल कमीशन से आपका मुराद ये है कि जो सिटिंग जजेस हैं वो इसकी तहकीकात. हाँ, बिल्कुल सिटिंग जजेस करें. बिल्कुल करें. मगर माजी में आपने एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस शो किया है. नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, सब एक जैसे नहीं. अच्छा. इसी हिरार्की में कर्नीलियस भी थे, इसी हिरार्की में अमरकियानी भी थे, इसी हिरार्की में अजमल मियां भी थे, इसी हिरार्की में वो जो हमूद रहमान भी थे. ऐसे नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं इसमें अभी भी. दुराब पटेल साहब भी थे. दुराब पटेल, रुस्तम सिद्वा, और वो राणा भगवान दास, जो हमारी बिरादरी के, ये बात नहीं है. इनसे उसामा कादरी साहब से भी पूछ लेते हैं. उसामा कादरी साहब, क्या आप भी ऑपोजिशन के साथ इत्तेफाक करते हैं कि जी एक जुडिशियल कमीशन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज ये बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा सालिहा है. इस पर जो है पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए. दूसरी चीज ये है कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो उससे यकीनन ये वो चीजें सामने आ सकती हैं कि क्या उसका जो है अवामिल क्या थे, कि किसकी नाअहली है, किसकी नालायकी है, कि किसने कहां पर जो है वो अपने फराइज की बिजा आवरी में उसने जो है कोताही बरती है. देखिए, ये कोई सानेहा ऐसा नहीं है कि इसको हम ये कहें कि ये 2-3 घंटे के अंदर अंदर कोई अचानक कोई हादसा हुआ और हो गया. ये तकरीबन जो है 24 घंटे के अंदर अंदर ये चीज चलती रही है. उस वक्त वो इंतजामिया कहाँ थी कि जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है वो उन सयाहों के आने के रास्तों पर मौजूद होती. अच्छा उसामा साहब, एक बात बताएं. जिस तरह मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि अब इत्तेहादी जो हैं इस हुकूमत की जो भी नाअहली है उसका बैगेज लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते. अब मिनी बजट भी आ रहा है, इन्फ्लेशन बताई जा रही है, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं. क्या आप कह सकते हैं कि आने वाले 2 सालों के अंदर आप हुकूमत के बेंचेस पे ही बैठेंगे? देखिए, मैं पहले ये मुस्तफा भाई मेरे भाई हैं, 1-2 प्रोग्रामों में हम एक साथ भी रहे हैं, लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल खुलकर एक चीज बता दूं कि देखिए, कोई भी किसी का बैगेज नहीं उठाता. अच्छा. मैं उतनी ही जिम्मेदारी कबूल करूंगा इस हुकूमत में रहते हुए जितनी मेरी कैपेसिटी है और जितनी मेरी वहां पर हुकूमत के साथ रिलेशन है. उसका तो जिम्मेदार मैं हूं और मैं उसको कबूल भी करता हूं. लेकिन उसको इस बात से नहीं करना कि आने वाले इलेक्शन के लिए शायद मैं ये कुछ कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं जो है जो हालात, यानी सर जरा साफ अगर मैं सवाल आपसे करूं और साफ जवाब मिल जाए तो क्या ही बात है कि क्या 2 साल तक आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ जो है इत्तेहादी बन के रहेंगे? ये फैसला आपने किया है? देखिए, मैं तो 2 दिन की बात भी नहीं कर सकता.
अच्छा। लेकिन गुज़िश्ता अदवार में हमने जो है तीन बारियों में जो है मुस्लिम लीग नवाज को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत करीब से देखा है। लेकिन आज की सूरत हाल में अगर मैं ईमानदाराना बात कहूँ तो फिर मैं ये बात कहने में हक बजारी हूँ कि इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल ऐसी है कि कोई अगर फरिश्ते को भी लाकर बिठा दिया जाए तो वो जो है इस मुल्क के माशी मामलात और जो इस वक्त इसकी सराउंडिंग में जो पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा है उसको संभालना बहुत कमाल की बात होगी। लेकिन अगर जो है इस फाइनेंस बिल के हवाले से बात की जाती है तो मैं आपको बिल्कुल बरमरा एक चीज बता दूं, सबको पता है जो इस वक्त असेंबली में बैठे हैं और माहिर माशियात हैं, उनको एक चीज पता है कि पाकिस्तान इस वक्त किस क्राइसिस से गुजर रहा है। सर आप क्या करेंगे? मेरा तो सवाल ये है, ये बातें तो सबको पता है कि हम इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्या आप हुकूमती बेंचेस के साथ बैठे रहेंगे कि नहीं, इज द क्वेश्चन। देखिए, अगर ये मुल्क की मफादात के लिए काम करती रहेगी और अगर हम इत्तेहादी होते हुए भी उनकी हर बात को मनोअन आंख बंद करके तस्लीम नहीं करते। आज भी मैं आपको बताऊं कि फाइनेंस बिल के ऊपर हमने अपनी अमेंडमेंट जो डाली है वो 11 हमने डाली है। अच्छा। कि भाई इनके ऊपर जो है आपको सोचना पड़ेगा, ये मुल्क के अवाम के हुकूक के मफाद तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी सपोर्ट जो है वो इस तरह नहीं है कि बस सपोर्ट आपकी है तो है, आप अगर समझते हैं कि ये मुल्क की मुफाद के लिए नहीं है तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे, इज दैट इट? नहीं, बिल्कुल इस बात बिल्कुल इस बात में दो राय नहीं है। इसके ऊपर दो राय नहीं है। ये वजाहत करना चाह रहा था जी, मैं ये वजाहत करना चाह रहा था कि अगर आज हमने इसमें अमेंडमेंट डाली है तो इसका मतलब ये है कि हम जो है हर चीज को मनोअन तस्लीम नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि मुल्क की मईशत भी खड़ी हो, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ वो टैक्स पेयर जो हमेशा से जो है पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा करते रहे, उसके अलावा भी आप देखिए हुकूमत के पास मसाइल है। बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी क्लियरली जो है आपने बयान कर दिया और आपने कहा है कि मनोअन जो भी फैसले हैं हम उनको कबूल करने को तैयार नहीं हैं। इस हवाले से अगर मुल्क के फायदे में होगा तभी साथ खड़े होंगे। नाजरीन, अहम स्टेटमेंट दी है MQM के MNA ने। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। MQM के उसामा कादरी ने ब्रेक से पहले ये कहा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी तो हैं, मगर अगर मुल्क के मुफाद में कोई चीज नहीं होगी तो हम उसके ऊपर स्टैंड लेंगे। और ये जो मिनी बजट आया है इसके अंदर हमने अपनी भी अमेंडमेंट जो है प्रपोज की है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो अक्सर MQM जो है वो बाहर आके बैठ जाती थी और फिर आप लोग जाते थे, मनाते थे, फिर वापस लाते थे। तो अब ये जो 2 साल हैं, आपने भी कहा कि वो बैगेज ले जाने के लिए तैयार नहीं है, मगर आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अपने 2 साल पूरे कर लेगी? देखिए, ये तो अब जिस तरीके से जा रहे हैं, जो इनकॉम्पिटेंस की हाइट है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो मिस गवर्नेंस है, इन सारी चीजों को अगर हम सामने रखें तो हुकूमत का चलता रहना भी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। लेकिन जो बैसाखियां इन्हें फराहम की गई हैं, जिन बैसाखियों की बुनियाद पर हुकूमत चल रही है, जिन प्रेशर्स की वजह से इनके इत्तेहादी इनको नहीं छोड़ रहे, जिन फोन कॉल्स की वजह से वो इनको वोट देने पर मजबूर हो जाते हैं, बल्कि जिन फोन कॉल्स पे हमारे भी अगर हमने नो कॉन्फिडेंस मूव किया हो तो हमारे मेंबर भी गायब हो जाते हैं। तो अगर वो सपोर्ट इनसे हट जाए तो फिर तो ये हुकूमत सर्वाइव कतन नहीं कर सकेगी, क्योंकि इस वक्त आम आवाम के अंदर भी बड़े शदीद इस्तराब है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इन्होंने कराए, उसके अंदर जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। अब जहां पर बाकी इन्होंने इलेक्शंस कराने इनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, तो अवाम की जहां तक ताल्लुक है तो वो तो बिल्कुल ही इस वक्त चाहते हैं कि इस हुकूमत से जान छूटे और एक रिस्पॉन्सिबल एक गवर्नेंस करती हुई हुकूमत नजर आए। आज तक जिस तरह अभी आप मरी का वाकया उठा लीजिए, कभी हमने तारीख में नहीं सुना आज तक के, इससे पहले भी बर्फ पड़ती रही है कि ऐसा वाकया हुआ हो, लेकिन हुआ, गुजरा, ढोल पीटते रहे, खुशियां मनाते रहे कि जी देखें ये तो मुल्क में कितनी खुशहाली है, इतने लोग सेहत के लिए जा रहे हैं। और ये चेक भी नहीं किया, ये बॉदर भी नहीं किया चेक करने के लिए कि जो मेट डिपार्टमेंट है उसकी क्या वार्निंग्स है, वहां पे क्राइसिस बन सकता है।
آپ اسسٹنٹ کمشنرز کی بات کر رہی تھیں تھوڑی دیر پہلے. اسسٹنٹ کمشنرز کو تو آپ چھوڑیے, پنجاب کے غالباً اس وقت 6 IGs تبدیل ہو چکے ہیں, چیف سیکرٹریز آپ دیکھیں کتنے تبدیل ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اگر وفاق میں دیکھیں تو کوئی 4 یا 5 چیئرمین FBR تبدیل ہو چکے ہیں, کوئی 5-6 وزیر جو سیکرٹری خزانہ ہے, یعنی ٹھہراؤ نہیں ہے جس کی وجہ سے مس گورننس ہوتی ہے. جی یہی سوال میں رکھ لیتی ہوں, چونکہ دیکھیں لوکل باڈی الیکشنز کی بھی بات ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک انٹرویو ہوا خورشید عباسی جو کہ 2001 سے 2005 تک تحصیل افسران کے عہدے کی مدت یہ تھے, ناظم تھے تو مری کے, تو انہوں نے یہ کہا, لال چند ملی صاحب, انہوں نے کہا کہ اگر مقامی حکومتیں موجود ہوتی تو شاید اس سانحے کو رونما ہونے سے روکا جا سکتا تھا. آپ جب آئے پنجاب کے اندر تو آپ نے سسپینڈ کر دیے لوکل گورنمنٹس, آپ نے ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیے. آپ نہیں سمجھتے, چونکہ آپ تو خود کہتے رہے کہ جی ہم ڈیوالو کرنا چاہتے ہیں پاور, اگر آپ کر دیتے وہاں پہ لوکل گورنمنٹس ہوتی, ان کو پتا ہوتا یہاں پہ برف زیادہ پڑنی ہے, وہاں پہ برف زیادہ پڑنی ہے, شاید یہ سانحہ ہوتا ہی نہ. دیکھیں لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آئینی ذمہ داری ہے, اور جو فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہے وہ ڈیوالو ہونا چاہیے ٹورڈز دا لوکل گورنمنٹس. اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں KPK میں الیکشنز ہو رہے ہیں, پنجاب میں انشاءاللہ جلدی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اور ایک انتہائی جو پاورفل قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم لائیں گے. اسامہ بھائی نے جو بات کی, یقینی طور پہ اسامہ MQM ہماری ایک الائی ہے, نہ صرف ہمارے الائیز اپنا اوپینین رکھتے ہیں لیکن ہمارے ممبران بھی اپنا اوپینین رکھتے ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی بیوٹی ہے. عمران خان نے ایک ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے کہ ہم اپنی بات کر سکیں, اور کرتے ہیں اور سنی جاتی ہے. بلکہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بات کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی بات کر رہے ہیں جو آج کل اپوزیشن میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے, کیونکہ یہ سب نے پہلے انہوں نے بینک آن کیا تھا کہ سیم پیج نہیں رہا, مختلف ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے مخالفت میں آ گئے ہیں. ہم تو ڈے 1 سے سیم پیج پہ تھے, سیم پیج پہ کے حوالے سے کوئی واضح رائے کیوں نہیں رکھتے آپ؟ سیم پیج پہ تھے, سیم پیج پہ ہیں, ان سے ان کو مایوسی ہوئی ہے. پھر یہ جو ڈھونڈ رہے تھے وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا فارن فنڈنگ کیس, اس میں بھی ان کو بہت بڑی مایوسی ہو گئی ہے. نہیں ابھی کیا یہ مایوسی کیا آیا ہے, تو نہیں ہوا نا, وہ تو چل رہا ہے, وہ چلنے دینا. آج بھی آپ نے اچھا, مگر مجھے ایک سوال کا جواب دینا, اب جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ واضح رائے پھر کیوں نہیں رکھتے؟ اگر ایک ہی پیج پہ ہیں تو دیکھیں بعد میں کیوں فیصلہ کریں؟ پرائم منسٹر ایک واضح اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ڈسکس دا ایشو. آل رائٹ, یہ وہ ٹائم نہیں ہے, یہ اس وقت ایک سال پڑا ہے, نومبر میں اس کو فیصلہ کرنا ہے, اور ماضی میں بھی جو فیصلہ ہوئے اندر ٹائم ہوئے. آپ نے دیکھا اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ فیصلہ کیا جائے تو پھر وائی ویٹ فار سو مینی منتھس؟ اصول ہے تو پھر وہ آج بھی ہے اور کل بھی ہے اور پرسوں بھی ہے. دیکھیں یہ معاملات انتہائی حساس نوعیت کے ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے وہ فیصلے کیے جاتے. یہ نہیں ہوتا ایک سال پہلے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اور پارٹی سپوکس پرسنز جو ہیں آرمی چیف کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ریجنل صورتحال ہوتی ہے, آپ کی انٹرنیشنل صورتحال ہوتی ہے, یقینی طور پہ میرٹ پہ ہی ہوگا فیصلہ. عمران خان میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں. ایک انسان سے تو آپ منسلک نہیں کر سکتے نا, ایک ادارے سے کریں گے. ہم نے کب کہا کہ ہم کر رہے ہیں نا, یہ تو آپ کی سوچ ہے. اچھا نہیں, یہ میری سوچ ہرگز نہیں ہے, یہ آپ کی مرضی ہے, آپ جس مرضی کو آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے, نہیں ہونے جا رہی ہے. لالچند صاحب سوال تو میں نے نہیں کیا تھا, سوال تو ایک اور رپورٹر نے کیا تھا. مگر سینیٹر مقبول صاحب, کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہی پیج کے اوپر سب ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار, تو پھر کیا ان کو واضح طور پہ بتا دینا چاہیے تھا کہ جی ایکسٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مجھے اب اجازت دیں, تھوڑی سی بات میں پہلے اور کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتی ہیں حبیب اکرم کو, میں فیلنگ کی بات کر رہا ہوں. حبیب اکرم کا بچہ بیمار ہو گیا نتھیا گلی میں, میں گیا کنڈولنس کے لیے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اور میری بیوی اور بھائی اس کا, ہم بچے کو ہاسپٹل لے کے گئے نتھیا گلی میں. جب ہم نتھیا گلی کے ہاسپٹل میں انٹر ہونا چاہتے تھے تو اتنی وہاں برف تھی کہ ہم انٹر نہیں ہو سکتے تھے. ہم نے دوسری طرف سے بیمار بچے کو گھسیٹا اور اس کے اوپر پھسلتے ہم ہاسپٹل میں پہنچے اور بچے کا انتقال ہو گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ ہاسپٹل جو ہے اس کا دروازہ بھی ہے, اس کے اوپر بھی کوئی سنو ریموور نہیں لگایا گیا. یہ جو ساری ہوئی ہے نا یہ معاملہ,
2014 में इसका मुकम्मल SOP, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, शहबाज साहब ने बनाया। उसमें उन्होंने कहा इस जगह फोर्स खड़ी होगी, इस जगह नाकाबंदी होगी, इस तरह अपॉइंटमेंट होंगे, इतने ट्रैफिक वाले, आगे इतनी कटर मशीनें होगी। ये तो बात हो गई, अब एक पेज पे है कि नहीं है ये मैं वो बात कर, इतनी कटर मशीनें हम लगाएंगे, और वो मशीनें अब ना इन्होंने मशीनों की मॉनिटरिंग की है, ना उनकी रेनोवेशन की है, ना उनकी रिपेयर की है, ना वो इस्तेमाल हुई है। मतलब टोटल नेग्लिजेंस है, जिस वजह से सारा ये इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हो गई, जिसके लिए उन्होंने एक कमेटी बिठाई। कमेटी तो आपको कुछ भी नहीं कर सकेगी, जो नुकसान होना तो हो गया ना। वो आपको काबिले कबूल नहीं, बिल्कुल नहीं है वो तो। अपोजिशन ने फैसला करके, लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो है वो अनाउंस कर दिया कि हमें तो जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि ये ऑफिसर बेचारे इनके मतहत हैं, वो पहले ही बड़े मजबूर हैं। जो एक पेज वाली बात है उस पर कोई एक पेज जो है, ये तो मैं नहीं समझता ये कोई कानूनी या कोई सियासी या कोई दानिश की बात है। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, 1 पेज 2 पेज, वो क्या है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बात तो ये है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना जी। बात ये है कि उनको चूंकि उनसे ये मदद लेते हैं तरह तरह की, जो कि नहीं लेनी चाहिए, इसलिए 1 पेज वाली बात अब होनी भी नहीं चाहिए, ना है। अच्छा, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना चाहिए, तभी जाके मुल्क का सर्वाइवल। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर काम करना है तो आप बता दीजिए कि उसके अंदर गुंजाइश है एक्सटेंशन की। मैं नहीं समझता, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता। ठीक है, मुस्तफा नवाज साहब से पूछ लेते हैं, जो कि वो एक वकील हैं। मुस्तफा नवाज साहब, जो अभी हाल ही में वजीर आजम ने इंटरव्यू दिया, जिसके पर वजीर आजम के ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है, आप उस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या वजीर आजम को वाज़ेह जवाब देना चाहिए था, या कि उनकी स्वाबदीद है वो अब दें कल दें? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये गुफ्तगू, ये मुबाहिसा, ये बहस शुरू प्राइम मिनिस्टर के बयान से हुई, उस इंटरव्यू से हुई जो उन्होंने दिया, और मुख्तलिफ अखबारात की वो शहसुर्खी बना। उसमें उनके जो अल्फाज थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो इस तरह के थे कि आई हैवंट गिवन अ थॉट टू द मैटर ऑफ एक्सटेंशन इन टेन्योर ऑफ द आर्मी चीफ। अब फिर साथ ही उन्होंने खुद ही ऐड कर दिया कि मैं अभी नवंबर में वक्त काफी है। तो ये बहस उनकी तरफ से उसका आगाज करना, उसको छेड़ना एक गैर जरूरी था। हमने इस ज़िमन में पाकिस्तान के अगर हम कल्चर को, अगर पॉलिटिक्स को सामने रखें, तारीख को भी थोड़ा सा अगर हम सामने रखें, तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि जनरल कियानी के जो टेन्योर था उसमें हमें दहशतगर्दी रूज पे थी इस मुल्क में, और उनके दौर के अंदर बहुत से ऑपरेशन हुए, हर ट्राइबल एजेंसी के अंदर ऑपरेशन का आगाज हुआ और बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए। लेकिन उन्होंने जब एक्सटेंशन ली तो जितना उनका एक अच्छी चीजें थी उनके मिलिट्री करियर की, वो सारी ओवरशैडो हो गई। और अब अगर जनरल कियानी को याद रखा जाता है तो वो एक्सटेंशन के हवाले से याद रखा जाता है। उनकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थी एज मिलिट्री कमांडर, उनका जिक्र बहुत कम होता है। तो हम मेरे ख्याल में, मेरे जाती ख्याल में कि ये इसके ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए। ये बहस वजीर आजम ने गैर जरूरी तौर पर छेड़ी है, और इसमें क्लैरिटी अब आर्मी चीफ ही लेकर आ सकते हैं, वो बता सकते हैं कि आया वजीर आजम ने जो बहस छेड़ी है उसमें उनका अपना मौकफ क्या है। तो मैं ये समझता हूं कि गैर जरूरी बहस छेड़ दी गई है, और एक्सटेंशन अगर लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर वो लेते हैं तो वो अच्छा तासुर नहीं जाएगा। जनरल कियानी की एग्जाम्पल एक हमारे सामने मौजूद है। और जो कमेटी इस वक्त मरी सानिया के ऊपर हुकूमत ने बिठाई है, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होगी या आप इसको रिजेक्ट करेंगे? उसमें तो आय वॉश है। कमेटीज आपको पता है बनती है, कुछ जूनियर लेवल ऑफिसर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, किसी के ऊपर मलबा डाल दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर जो मरी है वो डिप्टी कमिश्नर कहेंगे कि उन्होंने ऑन ग्राउंड सूरत हाल से आगाह नहीं किया, मिसकॉन्डक्ट हुआ, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुई, उनको किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर वो वहां पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे। जो लोगों की जानें जाया हुई है ये अवॉइडेबल थी। ये अगर हुकूमत अपनी गवर्नेंस अगर इस सूबे में होती, पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और बतौर सियासतदान एहतराम है मेरा बुज़दार साहब के लिए, लेकिन माजरत के साथ वो वसीम अकरम प्लस नहीं है, उनके अंदर वो कॉम्पिटेंस नहीं है
کہ جس کی بنیاد پہ اتنا بڑا صوبہ چلایا جائے. میں تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, بزدار صاحب سے وہ نہیں ہے, لیکن ایک سرٹن لیول آف کمپٹنس آپ کو چاہیے اتنا بڑا صوبہ چلانے کے لیے جو کئی ملکوں سے بڑا ہے. پھر اسی طرح آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, وہاں پر جو صاحب وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کچھ کہا جاتا ہے. تو کمپٹنٹ لوگ, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. عمران خان صاحب بہت پہلے الیکشن سے پہلے یہ کہا کرتے تھے, لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو پھر اس کے بعد جیسے لوگ انہوں نے چوز کیے وہ آپ کے سامنے. لال چند ملی صاحب, بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے. ان سے بھی میں نے پوچھا, انہوں نے بھی صاف جواب دے دیا, انہوں نے بھی صاف جواب دیا. اصولی طور کے اوپر کیا ایکسٹینشن ہونی چاہیے آرمی چیف صاحب کی؟ دیکھیں, میں نے وہی کہا نا, جب میرے پرائم منسٹر ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو میک اے ڈیسیژن, جب وقت آئے گا تو اس پہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا, اور انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگا اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. بہت بہت شکریہ لال چند ملی صاحب. سینیٹر صاحب جی بات کروں, بزدار صاحب کے ہوا میں آنے سے ایک دوست نے مجھے پنڈی سے شعر بھجوایا, وہ تشریف لائے نا, ہوا سے نیچے اترے جب, کہ سیکھ لی آپ نے مسیحائی, سیکھ لی آپ نے مسیحائی, مرنے والوں کو مرحبا کہیے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب, بہت بہت شکریہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. اسامہ قادری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.